चले गुड मॉर्निंग। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि भाई कैसे भारत में एक इतिहास की शुरुआत हो रही है, और उसमें मैंने आपको बताया था प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, जिसको हमने प्राक इतिहास कहा था। ठीक है, ये वो समय था जिसमें केवल और केवल आपको आदि मानव के बारे में जानना है। ठीक है, आदि मानव कैसे करता था, क्या करता था, पत्थरों का जो टाइम था, पाषाण काल जिसे हम कहते थे, स्टोन एज कहते थे, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी अगर कभी गलती से अगर मान लो कि बात ऐसा रहा कि एग्जामिनर को मन नहीं किया, तो ऐसा लगेगा कि भाई उठा लिया जाए एक आध क्वेश्चन यहाँ से तो दे देगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। अब जो टॉपिक हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे वहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो या मेंस की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन अब आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं वो होगा हमारे पास हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर? हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो इस नाम से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि एक वर्ड आपको इसमें दिख रहा है हड़प्पा सभ्यता या सिविलाइजेशन। क्लियर है? और जब हम आगे चलकर वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो उसको संस्कृति बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सभ्यता। तो इसको सभ्यता बोलने का क्या रीजन रहा? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? सभ्यता और संस्कृति में यानी कल्चर और सिविलाइजेशन में एक्चुअली डिफरेंस कहां पर आ जाता है? ठीक है, वैदिक सभ्यता हम लोग नहीं बोलते, ऐसे बोलने बोलने में लोग बोल देते होंगे वैदिक सिविलाइजेशन, बट वो एक्चुअल में सभ्यता नहीं है। ठीक है, बट हड़प्पा जो एक सिविलाइजेशन के दायरे में आ जाता है, तो सिविलाइजेशन क्यों कहलाता है ये बताइए? इसको सिविलाइजेशन या सभ्यता क्यों बोलते हैं हड़प्पा को? चलिए ऑनलाइन वाले भी आंसर करते चलेंगे। दानेश्वर गुड मॉर्निंग। ठीक है, बताइए हड़प्पा को सभ्यता क्यों बोलते हैं? देखिए, ये जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है, इसको हमने आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा था। आद्य इतिहास, क्लियर है? आद्य इतिहास जिसको हमने कहा था प्रोटो हिस्ट्री, और इसी में आपको इस सभ्यता बोलने का रीजन भी समझ में आएगा। देखिए, आद्य इतिहास मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहां पर आपको रिटर्न एविडेंस क्या है मिले थे, लिखित साक्ष्य जो है यहां पर हमें प्राप्त हुआ था, लिखित साक्ष्य जो है यहां पर अवेलेबल था। बट जो लिखित साक्ष्य आपको मिले हैं उसे आप समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, ना तो कोई जानकारी दे पाए। डन? ठीक है, यानी जो लिखा हुआ मिला है उसे हम पढ़ नहीं पाए, तो पढ़ पाएंगे तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा इसका जो इंपैक्ट पड़ा वो एक लिमिट समय तक, एक सीमित दायरे तक ही था। ठीक है, इसका जो समय था 2350 से 1750 के आसपास जो समय था, इसी सीमित दायरे में रहा, और इसके बाद जो है इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिल पाई। क्लियर है क्या? और वैदिक कल्चर की जब मैं बात करता हूं वैदिक संस्कृति में, तो वैदिक संस्कृति में आपको रिटर्न एविडेंस भी मिल गया, और उसमें जो आज के टाइम में जो मंत्र उच्चारण आप करते हो, पूजा पाठ की जो पद्धति है, वो सारी चीजों का यूज आप कर रहे हो। यानी वैदिक काल उस समय जो ईसा पूर्व में जो चीजें हुई थी वो आज भी प्रेजेंट टाइम में आपके सामने है, बट यहां पर कुछ हुआ था उसको आज आप यूज करते हो, या कोई ऐसी जानकारी जिसको आप प्रेजेंट टाइम में यूज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। तो सभ्यता की खासियत ये होती है कि वो एक सीमित समय के दायरे के अंतर्गत रहता है, और सिविलाइजेशन या कल्चर की मैं बात करूं, संस्कृति की बात करूं, तो एक लंबे समय तक उसका एक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। ठीक, अब भारत के इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है सबसे पुरानी है, और विश्व में अगर हम जाएं, जब हमारे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा था तो अलग अलग देशों में भी उस समय पर अलग अलग सभ्यताएं चल रही थी। जैसे आप चले जाइए कहां? ईरान में। क्लियर है? प्रेजेंट टाइम में जो ईरान आप देख रहे हैं, जहां पे वॉर, एक वर्ल्ड वॉर 3 भी कहा जा रहा है उसे। ठीक है, इराक। ठीक है, इसके अलावा आप चले जाओ कहां? इजिप्ट में चले जाओ, मिस्र में चले जाओ। ठीक है, इजिप्ट में चले जाओ, देन आप चाइना में भी चले जाओ। ठीक है, चाइना में भी एक सभ्यता आपको देखने मिलेगी। ठीक, तो
जब हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा था तो उस समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताएं चल रही थी, और हर सभ्यता किसी न किसी रिवर या नदी के किनारे थी। ठीक है, तो अगर हम देखें ईरान इराक के आसपास जो सभ्यता चली थी उसको हमने नाम दिया मेसोपोटामिया। क्या नाम दिया? मेसोपोटामिया नाम दिया। क्लियर है? ये सभ्यता जब हमारे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रही थी, ठीक है, तो ये सभ्यता कहां चल रहा था? ईरान इराक में। डन। वैसे इजिप्ट में जाए तो इजिप्ट में कौन सी रिवर बहती बताइए? कौन सी? नील। ठीक है, तो नील नदी के किनारे नील सभ्यता चल रही थी, और इसको कई बार नाम दिया गया मिस्र का सुमेरियन सभ्यता भी इसको बोला गया। क्या बोला गया? सुमेरियन नाम भी दिया गया, सुमेरियन। क्लियर है? नील नदी के किनारे सुमेरियन सभ्यता। और अगर आपको पूछे इराक में कोई रिवर था क्या, तो इराक में एक रिवर के बारे में जानकारी मिलती है जिसको टिग्रिस कहा गया है। क्या कहा गया? टिग्रिस। या आपको एक और नाम मिलेगा जिसको दजला फरात भी कहा जाता है वहां के लोकल भाषा में। क्या कहा जाता है? दजला फरात भी इसे कहा गया। क्लियर है? ठीक। अरे कहां कहां कूद कूद आगे ही बढ़ जाते उसमें क्या। ठीक है, डन। तो ईरान इराक में एक सभ्यता चल रही थी। इसके अलावा मिस्र में नाइल रिवर के किनारे भी एक सभ्यता चल रही थी। जो मम्मी मम्मी वाला मूवी जो बनता था आप लोग देखे हो, जिसमें किसी खत्म होने के बाद, मृत होने के बाद शरीर को पूरा क्या किया जाता था? लपेट दिया जाता था। तो ये सभ्यता कब की है? उस समय की जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, तब वहां पर उनका जो परंपरा रहा होगा या उनके जो तौर तरीके रहे होंगे, तो वहां दफनाने की कोई सिस्टम नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे? लपेट के शरीर को बॉक्स में रख देते थे। तो वो सारी सभ्यताएं जो है आपको इजिप्ट में भी देखने मिलेगी। वैसे अगर हम चाइना की तरफ चाहें तो चाइना में एक रिवर मिलेगा जिसको हम येलो रिवर बोलते हैं। क्या नाम है? कोई बता सकता है येलो रिवर का? इस पीली नदी का क्या नाम है? येलो रिवर बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में इसका एक नाम है। क्या बोलते हैं? हाँ, हांगहो। यांगसी नहीं, हांगहो। ठीक है, तो याद रखेंगे हांगहो नाम की एक रिवर है, ठीक है, जो आपको वहां चाइना में देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे अगर जनरल देखे तो पीली नदी के नाम से या येलो रिवर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। क्लियर है? तो इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कोई भी सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है वो किसी ना किसी रिवर के किनारे ही डेवलप हुआ है। ठीक। अब इनके बारे में तो हमको उतना जानकारी नहीं रखना है, बट हमें जाना है कहां? हड़प्पा सभ्यता की तरफ। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी जो डेवलप हुआ था भारत में, एक नदी के किनारे हुआ था जो है सिंधु नदी। क्लियर है क्या? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे डेवलप होने के कारण इस हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक और नाम हमें मिलेगा। हम इसे क्या कहेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग नाम है, पूरे नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता हम इसे कहेंगे। क्लियर है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक दूसरा नाम हमें मिला क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला पॉइंट ध्यान समझिएगा। जब हम प्राक इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, उसको हमने स्टोन एज कहा था। क्या कहा था? स्टोन एज या पाषाण काल कहा था। पाषाण काल बोलने का कारण यह था कि इस समय पर बहुत ज्यादा पत्थरों का यूज हुआ और किसी प्रकार के मेटल की जानकारी हमें नहीं मिली। उसके बाद यह हुआ कि कॉपर के बारे में हमारे भारत में लोगों को जानकारी हुई। ठीक है, कॉपर के बारे में, तांबे के बारे में, और कॉपर में जब जिंक को मिला दिया गया तो क्या बन गया हमारे पास? कांसा बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉन्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रॉन्ज। अब जब ब्रॉन्ज का यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ब्रॉन्ज का सबसे ज्यादा यूज जो है हड़प्पा काल के जो लोग थे, हड़प्पा काल के जो लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया? इस ब्रॉन्ज का यूज किया। इसी कारण से इसका एक और नाम आपको देखने मिलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम आपको मिलेगा। 3 नाम बता दिया हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता या इसी को हम क्या कहेंगे? ब्रॉन्ज एज कहेंगे, ब्रॉन्ज एज। डन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के 3 नाम, एक तो हड़प्पा खुद, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, डन। ब्रॉन्ज एज इसे कहा जाएगा। क्लियर है? एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा इसका दूसरा नाम है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई ना कोई तो जानकारी दिया होगा, कोई ना कोई बताया होगा कि भाई हड़प्पा नाम का कोई प्लेस है, ऐसे कुछ एविडेंस हमें मिल रहे हैं। ठीक। तो एविडेंस के बारे में जब हम जानकारी लेने की तरफ जाते हैं
तो सबसे पहले एक पर्सन का, एक अंग्रेज का नाम आपको याद आए मिलेगा, वो है चार्ल्स मैसन। क्या नाम मिलेगा? एक चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति मिलेगा आपको, ठीक है, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन का कोई ऐसा योगदान तो नहीं था, कोई इसका डेवलपमेंट इसने उतना ज्यादा नहीं किया था, बट इसने फर्स्ट टाइम जो जानकारी है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसके बारे में जो जानकारी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये जानकारी देने वाला, मैसेज देने वाला कौन था? चार्ल्स मैसन था। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट टाइम चार्ल्स मैसन ने क्या दिया? एक मैसेज इस सभ्यता के रिलेटेड आपको दिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जानकारी देने वाला, मैसेज देने वाला कौन है आपके पास? चार्ल्स मैसन। बट चार्ल्स मैसन को उतना ज्यादा समझ में नहीं आया था कि ये कोई पूरी सभ्यता है या सिविलाइजेशन या कोई शहर होगा, कोई गांव होगा, इसके बारे में इसको जानकारी नहीं मिली। उसके बाद जब हम डेवलपमेंट देखते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो इंडिया में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना। क्लियर है? एक डिपार्टमेंट बन गया, पूरा पुरातत्व विभाग बनाया गया। ठीक है, पुरातत्व विभाग का गठन हुआ भारत में, और पुरातत्व विभाग का गठन होने के बाद इसके जो डायरेक्टर जनरल उस समय बने थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। क्लियर है? जॉन मार्शल क्या बने थे? डायरेक्टर जनरल बने थे, डीजी। क्लियर है? जिसको निदेशक भी हम कहेंगे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ये बने। जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में ये हुआ कि जो पाकिस्तान और भारत का जो क्षेत्र है ना, उस समय तो पाकिस्तान बना नहीं था, तो जब पाकिस्तान और उस भारत के क्षेत्र में बात करें तो उस समय एक रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया चल रही थी, और रेलवे लाइन जब बिछाया जा रहा था तो वहां पर जब मजदूर काम कर रहे थे तो उनको कुछ ईंटें मिली, और मजदूरों को जब ईंटें मिली तो उन्होंने क्या किया? वो सब ईंटों को उठा उठा कर ले गए और अपने घर वर में वो लोग रख लिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो गाँव में जैसे आप लोग जाओगे तो गांव में मान लो छोटा मोटा भी अगर काम होता है, कोई रेती गिट्टी भी गिरा देगा तो शाम तक दो चार लोग बोरा वोरा लेके ईटा उटा लेके चल देते हैं, या वो घूमते घामते दो दो ईटा लेके चल देते हैं, है ना। तो वैसा सिस्टम यहाँ पर भी देखने मिला। तो वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने भी क्या देखा, भाई ईट मिला है, चल घर वर में ले जाते हैं, अपन घर वर को सजा लेंगे, बना लेंगे, तो एक आठ तो रंदी खोली वोली बन जाएगा, बाथरूम वाथरूम तैयार हो जाएगा, कुछ तो बन जाएगा। तो लोग ईटा उठा उठा के ले गए। अब एक बार जब मजदूर अपने ठेला वेला में, जिसमें भी जो भी व्यवस्था रहा होगा, उसमें ले जा रहा था, तो वहीं पर एक अंग्रेज की नजर उसमें पड़ी, ईंटों पर। तो उसने ईंटों पर तो उतना गौर नहीं किया, बट एक आध ईंटे को उसने उठाकर देखा। तो जब ईंटे को उठाकर देखा तो ये नॉर्मल आज के टाइम की जैसे लाल ईंटें आप देखते हैं वैसे ईंटें नहीं थी। ठीक है, ईंटों की खासियत यह थी कि उसमें कहीं कहीं पर कुछ डिजाइन बने हुए थे, कुछ ईंटों की आकृति में, कुछ गोल शेप में, कुछ ऐसे अलग अलग कट बने हुए थे। ठीक, तो ईंटों के डिजाइन और आकृति को देखकर उसको लगा कि ये जो अभी लोग जो यूज कर रहे हैं वैसे ब्रिक्स नहीं है, कहीं ना कहीं ये पुराने समय से कहीं ना कहीं इसका एक जुड़ाव नजर आता है। तब उस समय पर जॉन मार्शल के पास जब ये ब्रिक्स पहुंचे तो जॉन मार्शल ने अपने अंडर दो लोग जो काम करते थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। क्या क्या नाम था? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये दो लोगों को उन्होंने कहा कि आप जाइए, वो जो जहां पर पटरी का काम चल रहा है वहां पर कुछ ऐसे ईंटें मिली हैं, तो उसको आप जाइए और वहां पर एक्सकवेशन कीजिए, खुदाई कीजिए, और कुछ अगर जानकारी मिलती है तो बताइए। ठीक है, तब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ये दोनों के दोनों जाते हैं। ठीक, तो दयाराम साहनी जिस स्पॉट पर जाते हैं वहां पर पूरा खुदाई करते हैं, और जैसे अगर आपको पता हो पुरातात्विक खुदाई जो होती है, ऐसा नहीं कि तुरंत गए और खोदना चालू कर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एक चीज, बारीक बारीक चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो वहां पर पूरी चीजों को साफ सफाई किया गया, खुदाई की गई, और खुदाई करके जब देखा गया तो एक शहर जो है जमीन के अंदर से बनता हुआ नजर आया, क्योंकि दब गया था पूरा शहर। तो शहर जो है, एक पूरा शहर, एक पूरा गांव जो है उस जगह पर नजर आया, जिसको कहा गया हड़प्पा। ठीक है, यानी पहला जो, सबसे पहला जो स्थान या पहला जो स्पॉट मिला वही क्या था? हड़प्पा। इसी कारण से इस सिविलाइजेशन को पूरा क्या बोल दिया गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब ऐसा नहीं कि हड़प्पा के अलावा कुछ नहीं मिला, बट पहला जो प्लेस मिला उसका नाम ही क्या था? हड़प्पा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन मिला। डन। तो दयाराम साहनी ने क्या किया? वहां पर इसे खोजा, और खोजने के बाद वहां पर जितनी भी जानकारी थी उसको जानकारी किसको दे दी? जॉन मार्शल को दे दी। तो 1921 की बात है, याद रखेंगे। जॉन मार्शल के अंडर में काम करने वाले दयाराम साहनी ने किसको खोजा? हड़प्पा को खोजा। क्लियर? अब दूसरा एक जन और गया था, वो क्या करेगा? राखलदास बनर्जी, वो भी गया है।
अब उसको भेजा गया तो वो पड़ोस में कहीं पर और खुदाई कर रहा था, तो वहां पर जब वो खुदाई किया तो उसको भी एक और प्लेस मिला जिसको हमने क्या नाम दिया, मोहनजोदाड़ो कहा। क्या बोला, मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा को 1921 में और अगले ही साल 1922 में किसे खोजा गया, मोहनजोदाड़ो को। क्लियर है क्या? तो सबसे स्टार्टिंग के जो दो प्लेस भारत में खोजे गए वो कौन कौन से हैं, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदाड़ो। यानी भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पहली बार जानकारी या पहले बार पूरा प्रॉपर इसके बारे में उत्खनन करना या एक्सकवेशन करने का काम जो चालू हुआ 1921 से शुरू हुआ। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर जो हड़प्पा कालीन जो आपके प्लेस है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो प्लेस है, रिटर्न एविडेंस तो कुछ मिल नहीं पा रहा है, लिखा हुआ है समझ नहीं पा रहे हैं, तो किससे हम लोग जानकारी ले पाएंगे? तो उस समय पर जो उनका रहन सहन था, खान पान था, या कुछ बर्तनों का उन्होंने यूज किया, या उनके घर हुआ करते थे, उससे हमको पूरी जानकारी मिलेगी। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला चीज जो आपको याद करना है इसमें कि हड़प्पा के जो प्लेस हैं, अलग अलग भारत में जो स्थान है वो कहां कहां पर है, इसकी जानकारी आपको रखनी है। क्लियर है क्या? ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर ध्यान देते चलना, नोट करने बताऊंगा वहां पर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है। तो यहां पर जॉन मार्शल डीजी है, 1921 की बात है, पहली बार इसने हड़प्पा सिविलाइजेशन खोजा। दो लोग गए थे जिसमें दयाराम साहनी को विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे कि दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा को खोजा था। दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा को खोजने का काम किया था, दयाराम साहनी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब इसके ज्योग्राफिकल एक्सपांसन को अगर हम समझे, भौगोलिक विस्तार कैसा था, ठीक है, भौगोलिक विस्तार किस प्रकार का रहा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन पर, उस पर अगर नजर डालें तो ये कहां कहां पर कितने क्षेत्र में फैला हुआ था इसको हम समझते हैं। ठीक है। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करें तो सबसे वेस्ट साइड में, पश्चिमी छोर में जब हम जाते हैं, वेस्ट साइड में पश्चिमी छोर में जब जाते हैं तो एक जगह मिलेगा जिसको हम कहेंगे क्या, सूतका गैंडोर कहेंगे। क्या कहेंगे, सूतका गैंडोर। एकदम नाम याद रखते चलो भाई, है ना। यहां से मैं बता रहा हूं हर जगह पर एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है। पहला एक जगह मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूतका गैंडोर। ठीक है। सूतका गैंडोर की बात करें तो ये एक रिवर के किनारे भी था। ठीक है। जिस रिवर को हम कहेंगे क्या, दास्क रिवर या दास्क नदी हम कहेंगे। सूतका गैंडोर कौन से रिवर किनारे, दास्क रिवर के किनारे। डन। वैसे ही अगर हम चलें कश्मीर की तरफ, ठीक है, कश्मीर की तरफ चलें तो कश्मीर में एक जगह मिलेगा जिसको हम कहेंगे क्या, मांडा। क्या कहेंगे, मांडा नाम का एक जगह मिलेगा कश्मीर में। क्या मिलेगा, मांडा नाम का एक जगह मिलेगा जो एक नदी के किनारे था, और वो नदी मिलेगी हमें चिनाब। कौन सी नदी किनारे, चिनाब रिवर के किनारे मांडा। ठीक है। अब इसके बाद सबसे साउथ में जब आएंगे महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा दैमाबाद। क्या मिलेगा, महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो दैमाबाद मिलेगा। और दैमाबाद जिस रिवर के किनारे है वो रिवर है हमारे पास क्या, प्रवरा रिवर। क्या है, प्रवरा, जो कहा जाता है कि यानी बोलना चाहिए गोदावरी जो रिवर है उसकी एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। डन यहां तक? ठीक। तो प्रवरा नदी के किनारे कौन सा मिला आपको, दैमाबाद। इसके अलावा एक प्लेस और याद रखेंगे जस्ट इस पूर्वी छोर में, और इसका नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है। और ये आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन रिवर के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन रिवर यानी ये पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है क्या? ठीक। तो ज्योग्राफिकल एक्सपांसन की मैं बात करूं, इसके भौगोलिक विस्तार की, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम में, सबसे अगर पश्चिम वेस्ट साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सूतका गैंडोर। कौन से रिवर के किनारे, दास्क। ऊपर जाएंगे तो मांडा रिवर, चिनाब। इस तरफ जाएंगे तो आलमगीरपुर रिवर, हिंडन। नीचे जाएंगे तो
दैमाबाद रिवर प्रवरा। ठीक है, एक बार और बोलो, इस तरफ कौन सा बताइए, सूतका गैंडोर, सभी बोलेंगे भाई सूतका गैंडोर। इस तरफ कौन सा है, सूतका गैंडोर। रिवर कौन सा है, दास। ऊपर मांडा रिवर चिनाब, इस तरफ आलमगीरपुर रिवर हिंडन, और नीचे दैमाबाद रिवर प्रवरा रिवर। क्लियर है क्या? तो इस तरह से अगर हम देखें तो ट्रायंगुलर शेप में है ना, जब इसकी आकृति आप जब बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे सारे पॉइंट को, तो इस पॉइंट को जब हम कनेक्ट करके देखते हैं तो एक ट्रायंगुलर शेप एक्चुअल में आपको बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब वो आलमगीरपुर को कनेक्ट मत करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूर्वी छोर में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ क्षेत्र हम कहेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके शेप के बारे में, तो आपको बताना है ये ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन, त्रिभुजाकार आकृति में। डन। ठीक है, अब ये इतना जो क्षेत्रफल है, यानी कितने जितने एरिया में फैला हुआ है, उसका एरिया अगर हम देखें तो एरिया जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, या इसको आप डायरेक्ट ऐसा शॉर्ट में याद रखना चाहेंगे तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर करके याद रखेंगे। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, हाँ हाँ ठीक है, 3287263, 32 यानी 33 हम लोग लगभग में मान के चले, 33 के आसपास यानी भारत का क्षेत्रफल हो गया। और उसका कितना हो रहा है, कितना पार्ट हो रहा है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना होगा लगभग में, कितना हिस्सा बताइए सभी। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल लगभग में 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 13 लाख कितना हो जाएगा, 33 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कितना आ रहा है, बताओ कितना हिस्सा बन रहा है, कितना परसेंट, हाँ कितना 40, बताओ परसेंटेज निकालो फटाफट बताओ। ऑनलाइन वाले बताते चलेंगे भाई कितना परसेंट होगा भारत के क्षेत्रफल का, लगभग में बताओ, एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, लगभग में अप्रोक्स में बताओ कितना होगा। हाँ कितना, 39%। 39% कैसे होगा कि 29 होगा, हाँ इसका 1/3 लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा, 11 और 11 से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हाँ ठीक है 39 यानी अप्रोक्स हम मान के चलते हैं यहाँ पर, ये 40% के अप्रोक्स में होगा, है ना। इंडिया के पूरे क्षेत्रफल का 40% जो है, 40% जो है एरिया जो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है कवर करता है। भारत के क्षेत्रफल का अप्रोक्स अगर देखें तो 40% एरिया जो है पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन कवर करेगा। ठीक, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर हम देखें तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है इसके ये बताते हैं कि इसकी बाउंड्री कहां तक इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में देखें तो भारत में दक्षिण मतलब साउथ में तमिलनाडु, केरल, है ना, और इसके अलावा उड़ीसा, ये सब एरिया में कोई भी हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इसके अलावा इस तरफ अगर आप सेवन सिस्टर की तरफ चले जाए, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मेघालय, मिजोरम, यहां पर भी कोई एविडेंस नहीं मिला है। क्लियर है? तो पूर्वी छोर जो है आपका उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो है, यही आसपास कुछ एविडेंस आपको मिले हैं, इसके अलावा और कहीं पर आपको जानकारी नहीं मिलती। क्लियर है यहां तक? ठीक, चलिए अब देखिए, अब ये जो हड़प्पा कालीन जो प्लेस है, स्थान जो है, ये तो केवल मैंने 4 बताए, इसके अलावा और कौन कौन से स्थान हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्लेस कहां पर है, ये प्लेस कहां पर है। जैसे दैमाबाद के बारे में आपको पूछ लेगा, दैमाबाद किस राज्य में है, तो आपको बताना पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए सूतका गैंडोर, सूतका गैंडोर कहां पड़ेगा, पाकिस्तान में।
ठीक है, पाकिस्तान में और जस्ट ईरान की बाउंड्री से लगे हुए क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान नाम का एरिया है, तो बलूचिस्तान प्रोविंस में वो स्थित है। कौन सा? सूत का गैंडोर। मांडा कहां पर है? कश्मीर। और आलमगीर कोर कहां पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा जो क्षेत्र है उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सा प्लेस कहां कहां पर स्थित है। ठीक है, इसका भी एक बेसिक नक्शा हम करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ ही आते हैं हम लोग। पाकिस्तान में एक प्लेस जो सबसे पहले खोजा गया वो कौन सा है आपके पास? हड़प्पा, है ना। याद रखना, ये भारत में नहीं है, कहां है? पाकिस्तान। तो पहला प्लेस आपको क्या मिला? हड़प्पा। अगला एक प्लेस आपको मिलेगा जिसको हम कहेंगे मोहनजोदाड़ो। क्या कहेंगे? मोहनजोदाड़ो। इस पर एक मूवी भी बनी थी, कोई देखा होगा तो पता होगा थोड़ा बहुत, कौन काम किया था उसमें? हाँ ठीक है, यानी आप लोग का फेवरेट हीरो रहा होगा, है ना। अरे भाई, वैसे किसी को इंटरेस्ट आएगा नहीं मोहनजोदाड़ो जैसी मूवी में, है ना। आधे लोग को तो समझ ही नहीं आया वो क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है करके। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हैं उन्हीं को पता रहता है मोहनजोदाड़ो के बारे में। ऐसी किसी को पूछ दो तो नहीं बता पाएगा कि मोहनजोदाड़ो क्या है करके। क्लियर है क्या? तो एक प्लेस होगा आपके पास मोहनजोदाड़ो, एक प्लेस होगा कौन सा आपके पास? हड़प्पा। तीसरा एक प्लेस मिलेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे चन्हू-दाड़ो। क्या होगा? चन्हू-दाड़ो। ये भी कहां पड़ेगा आपके पास? पाकिस्तान में। क्लियर है? चन्हू-दाड़ो। डन। तो पाकिस्तान के कितने प्लेस हम लोग देख लिए बताओ? 4। सूत का गैंडोर। क्लियर है? चौथा कौन सा होगा? सूत का गैंडोर। 3 प्लेस ये हुए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हू-दाड़ो, और एक कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, सूत का गैंडोर। चलिए अब भारत की तरफ आते हैं। भारत में कौन कौन सा है? ठीक है, अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में, अब भारत की तरफ आते हैं। तो भारत की तरफ जब हम आएंगे तो हम आते हैं हरियाणा की तरफ। कहां आते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में आपको 2 जगह मिलेगा, एक मिलेगा बनवाली या बनावली भी इसे कहा जाता है, बनावली या बनवाली। क्लियर है? ये मिलेगा हरियाणा में। एक मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जिस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, वो है राखीगढ़ी। क्या मिलेगा? राखीगढ़ी। एक प्लेस क्या मिलेगा आपको? राखीगढ़ी नाम का एक स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? राखीगढ़ी। तो हरियाणा में 2 प्लेस कौन कौन सा? बनवाली और राखीगढ़ी। क्लियर है? हरियाणा के नीचे ही आ जाएंगे एक और जगह, कौन सा बताओ? हा? क्या बोल रहे? नहीं, हरियाणा से लगा हुआ स्टेट कौन सा बोल रहा हूं मैं? ठीक है, पंजाब। पंजाब में आएंगे तो यहां पर एक जगह मिलेगा रोपड़। क्या मिलेगा पंजाब में? एक जगह मिलेगा रोपड़। क्लियर है? बनवाली और राखीगढ़ी कहां पर? हरियाणा में। और रोपड़ कहां मिलेगा आपको? पंजाब में। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए अगला की स्टेट राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जब जाएंगे तो वहां पर मिलेगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से रिलेटेड इस साल प्रश्न आया है। ठीक, और फिर से बता रहा हूं, कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया है तो सिंधु घाटी सभ्यता में से प्रश्न आया ही आया है। ठीक है, और बहुत ही आसान रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। बट कई स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट न लेने के कारण जो है इसको इग्नोर कर देते हैं और वहीं पर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो जितना जितना बता रहा हूं उतने को भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, एकदम गारंटेड है वो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक, तो कालीबंगा कहां मिलेगा आपको? राजस्थान में। ठीक, अब अगले एक क्षेत्र में आते हैं, मोटा भाई के क्षेत्र में, वो है हमारा कौन सा? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो या सबसे ज्यादा जो प्लेस मिले हैं गुजरात में ही हमें देखने को मिले। क्लियर है? ठीक, तो जानते हैं गुजरात में कौन कौन से प्लेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गुजरात में जब हम जाएंगे तो गुजरात में सबसे पहला प्लेस याद रखेंगे आप लोग, लोथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस बार कालीबंगा पूछा है तो अगले बार आप मान के चल सकते हैं कि लोथल को जरूर पूछेगा। ठीक है, लोथल। दूसरा एक प्लेस देखेंगे गुजरात में ही, ये है हमारे पास धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में एक और प्लेस, धौलावीरा। ठीक है, तीसरा एक प्लेस आपको मिलेगा जिसको हम कहेंगे क्या? रंगपुर। क्या कहेंगे?
रंगपुर हम कहेंगे। तीसरा एक प्लेस आपको मिलेगा, क्या? रंगपुर। ठीक। एक प्लेस और याद रखेंगे आप लोग, ये है सुरकोतड़ा। क्या नाम याद रखोगे? सुरकोतड़ा। ये भी कहां पड़ेगा आपका? गुजरात में। क्लियर है? तो ये चार इंपॉर्टेंट जो प्लेस है, चार इंपॉर्टेंट प्लेस, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोतड़ा, ये कहां पड़ेगा आपका? गुजरात। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको बिल्कुल याद रखना है, कौन कौन सा प्लेस कहां पर है। ठीक है, चलिए। क्लियर यहां तक सभी को? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, यहां पर किसी को कहीं पर डाउट होगा बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। ठीक है, सभी के कमेंट यहां पर देखे जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी कहीं पर कोई डाउट आएगा तो अपने डाउट को आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया हमारे पास कौन से हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो अलग अलग प्लेस हैं, कहां कहां पर स्थित है, इसके बारे में एक जानकारी। अब जो है एक एक प्लेस के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि इसको किसने खोजा और यहां पर क्या क्या एविडेंस मिले, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि इसको खोजा किसने, शुरुआत कब हुई, इसका ज्योग्राफिकल एक्सपांसन कैसा था, कहां कहां पर ये क्षेत्र विस्तार है, इसका फैला हुआ क्षेत्र कहां पर मिलता है, अंतिम छोर कौन सा है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब प्लेस के बारे में आते हैं, सबसे पहले प्लेस की तरफ। सबसे पहला प्लेस आपको मैंने बताया था, प्लेस का नाम क्या था आपके पास? हड़प्पा। सबसे पहला स्थान क्या था? हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा को ईयर या वर्ष हम देखें तो कौन से वर्ष में खोजा गया? 1921 में खोजा गया, 1921 में इसे खोजा गया। क्लियर है? स्थान की मैं बात करूं, प्लेस की मैं बात करूं, ठीक है, तो प्लेस कौन सा है हमारे पास? पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखना आपको रिवर के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये कौन से रिवर के किनारे होगा? ठीक है, याद रखना हड़प्पा जो है रावी रिवर के किनारे, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, गलती से सिंधु नदी मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे आपको क्या मिलेगा? यहां पर हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर एक जिला भी याद रख सकते हैं, किस जिले में था? मांटगोमरी जिला में। ठीक है, पाकिस्तान का एक जिला है मांटगोमरी जिला, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। डन, मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। ठीक है, इसकी खुदाई करने वाले या डिस्कवर करने वाले खोजकर्ता को अगर हम देखें किसने खोजा, तो आप लिखेंगे यहां पर दयाराम साहनी, जिसने इसकी खुदाई की शुरुआत की। दयाराम साहनी, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी। जॉन मार्शल ने खोजा था, खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। क्लियर है यहां तक? ठीक, हड़प्पा 1921 में खोजा गया, कौन से रिवर के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, और खोजने वाला कौन हुआ? दयाराम साहनी। क्लियर है? बिल्कुल एक एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो तीन प्लेस हम लोग देखने वाले हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी उसके बाद छोटे छोटे प्लेस होंगे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होंगे जहां पर इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब यहां से आपको कौन कौन से एविडेंस प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग समझते हैं, क्या क्या साक्ष्य आपको मिले हैं। ठीक है, जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान ध्यान समझते चलना, तो दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा, तो फिर आपको अलग से याद करना नहीं पड़ेगा। वरना इसको याद करना सबसे बड़ी समस्या हो जाती कि याद कैसे करें, क्या क्या चीजें हैं, है ना, दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं आती, या तो याद आ भी गया तो उस प्लेस से कनेक्ट नहीं हो पाता जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। दयाराम साहनी जब इस हड़प्पा नाम के प्लेस में गए तो उनको क्या मिला? एक घर मिला। क्या मिला? एक घर। ठीक है, ध्यान से बस समझते जाना। एक घर मिला। घर में जब वो जाते हैं तो घर में वो देखते हैं कि वहां पर जो रहन सहन का जो तरीका था लोगों का, उससे उनको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं यहां पर कोई मजदूर रहता होगा। कौन रहता होगा? मजदूर। और मजदूर अगर रह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मजदूर आवास या लेबर हाउस। क्लियर है? मजदूर आवास या लेबर हाउस।
अब मजदूर जब वहां पर रहते थे तो जानकारी मिली कि मजदूरों ने अपने खाने पीने को इकट्ठा करने के लिए एक धान की कोठी बना के रखी थी। जैसे गांवों में आप लोग देखे होंगे कि भाई पहले के टाइम में होता था, अभी के टाइम में तो नहीं होता। पहले के टाइम में ऐसा होता था, गांवों में छज्जा उज्जा में ऐसे ऊपर छत वत बनाते थे और उसमें धान की जो कटाई अभी हो गई, फसल वसल कटने के बाद उसको रख दिया जाता था और गोबर का यानी एक कवरिंग करके उसको पूरा नीम वीम पत्ता डाल के उसको पैक कर देते थे। और जब जब जैसे शादी वादी हुआ, किसी के यहाँ लग गया शादी, तो उसी फिर उन लोग यूज करते थे, या कभी इमरजेंसी में जो है उसी धान का वो लोग यूज करते थे। तो यहां पर भी हमें क्या देखने मिलेगा, एक धान की कोठी या ग्रैंडरी आपको देखने को मिलेगी, जो मजदूरों ने कहीं ना कहीं अपने अनाज रखने के लिए क्या किए होंगे, बनाए होंगे। ठीक, तो एक मजदूर आवास मिला और एक क्या मिला हमें, ग्रैंडरी मिला। ठीक, उसके बाद मजदूर अब खाना भी तो बनाएंगे। ठीक है, खाना बनाएंगे और खाना बनाएंगे और इसके अलावा पूजा पाठ भी करेंगे। ठीक, तो शाम के समय में ये लोग क्या किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो जानकारी मिलती है कि यहां पर एक मातृ देवी की एक प्रतिमा, जिसको मदर गॉडेस कहा जाएगा, ये ऐसा एक स्टैच्यू देखने को मिला है। बट एक पॉइंट आप लोग ध्यान से निकाल देना कि वहां पर कोई ऐसा वो लोग अगरबत्ती दिया बत्ती ऐसे लगा कोई पूजा नहीं करते थे, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई भी पूजा पाठ मंदिर के बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला है। हाँ, ये मदर गॉडेस मिला है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि उनका मानना ये था कि ये जो अन्न है, ये जो अनाज जो निकला है, कहां से निकला, धरती माता। तो धरती की वो लोग क्या करते थे, धरती माता की एक तरह से वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। तो एक मदर गॉडेस का क्या मिला, स्टेच्यू मिला, जिसको वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके अलावा एक बार वो लोग जब खाना बना रहे थे, तो खाना बनाते समय क्या हुआ था, घर में आग लग गया था। क्या हो गया था, घर में आग लग गया। घर में आग लगने से अनाज जल गए। तो जले हुए कुछ अनाजों के आपके भूसे उसे जो है अनाज के जले हुए एविडेंस कुछ हमें यहां पर देखने को मिले। डन। इसके अलावा जब घर में आग लगा तो मजदूर भी क्या हो गए, उसमें खत्म हो गए। तो मजदूर जब खत्म हो जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या मिला, कब्रिस्तान या सिमेट्री भी हमको देखने को मिला। क्या मिला, कब्रिस्तान भी देखने को मिला। क्लियर है क्या? ठीक, तो क्या क्या एविडेंस मिला उसको ध्यान समझना। पहला पॉइंट क्या मिला हमें बताओ, लेबर हाउस, मजदूर आवास मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको, ग्रैंडरी मिला। तीसरा पॉइंट क्या मिला आपको, मदर गॉडेस जिसका वो लोग पूजा कर रहे। चौथा क्या हुआ, है ना, सिमेट्री के पहले आग लगा घर में तो बर्न बारले वारले जो वीट वीट है उसके कुछ एविडेंस मिले। और इसके अलावा आपको मिला सिमेट्री। क्या मिला, सिमेट्री, या वहां पर जहां पर इनको दफनाया गया था वैसा कब्रिस्तान हमें देखने को मिला। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये कुछ 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एविडेंस है जो आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अब ध्यान समझना, फिर नोट करने बोलूंगा तो नोट करना। पहला पॉइंट आपको मिल गया लेबर हाउस, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मजदूर आवास कह रहे हैं, लेबर हाउस। ठीक है, लेबर हाउस। दूसरा हमें मिला यहां पर क्या, फिर ग्रैंडरी मिला। ठीक है, जिसको हम कहेंगे क्या, अन्नागार कहेंगे, अन्नागार। अब ध्यान समझना ना, ये क्वेश्चन एक जगह जाकर कंफ्यूज करेगा आपको, तो उसको पहले समझ लो। ठीक, यहां पर जब हम जाते हैं तो जो अन्नागार आपको देखने को मिल रहे हैं, अन्नागार जो आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इस टाइप के थे। ठीक है, अन्नागार, ये अन्नागार जो थे आपके पास लगभग 6 पार्ट में इस प्रकार से बटे हुए थे। ठीक है, 6 भाग में क्या थे, ये लोग बटे हुए थे, 6 इधर और 6 इधर। क्लियर है? यानी टोटल टोटल 12 पार्ट में क्या था, ये ग्रैंडरी जो था बटा हुआ था। ठीक, तो इसको हम कहेंगे कि यहां पर जो अन्नागार मिले हैं वो साइज में क्या थे, छोटे साइज के, स्मॉल साइज के क्या मिले हैं, ग्रैंडरी मिले। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बड़े साइज के अन्नागार या ग्रैंडीज आपको कहां पर मिले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मोहनजोदाड़ो, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में बड़े साइज के मिले। और यहां कैसे मिले हैं आपको, छोटे छोटे अन्नागार आपको देखने को मिले। क्लियर है क्या? ठीक, इसके बाद अगर हम आए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें मिला, मदर गॉडेस, मातृ देवी की प्रतिमा हमें देखने को मिली। मदर गॉडेस देखने को मिला। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा हमें नजर आई, मदर गॉडेस, माता देवी की प्रतिमा। ठीक है, इसके बाद कुछ हमें जले हुए भूसे के तिनके या गेहूं के तिनके हम बोल सकते हैं, बर्न बार्ले वीट, है ना, वीट, ये सब जो है हमें यहां पर देखने को मिले। ठीक है, जले हुए भूसे या गेहूं के कुछ एविडेंस
हमें यहां पर देखने को मिले। डन। इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट याद रखेंगे, वो है, ठीक है, सिमेट्री हमें देखने को मिला, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान हमें देखने को मिला। ठीक, कब्रिस्तान जो मिला, ये दो टाइप का आपको बुक में देखने मिलेगा, एक R37 टाइप का कहा गया और एक H टाइप का। ठीक है, अब आप बोलोगे कब्रिस्तान के नामकरण कैसे हैं, तो होता यह है कि हिस्टोरियन जब किसी प्लेस को खोजते हैं, है ना, अब मान लो 100 टाइप के कब्रिस्तान है, एक ही टाइप के सब दिख रहे हैं, तो कुछ कुछ तो नामकरण करना पड़ेगा ना, नाम तो रखना पड़ेगा। तो वो लोग जैसे जैसे जहां जहां पर जिस जिस प्लेस में गए, तो अल्फाबेटिक अभी के समय के हिसाब से अल्फाबेट का जो वर्ड है उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, उसका एक नेमिंग कर दिया, ताकि उनको पता रहे कि ये वाले कब्रिस्तान में ये चीजें मिली थी, इस टाइप का उसका साक्ष्य था। क्लियर है? तो R37 और H टाइप का क्या मिला आपको, कब्रिस्तान या सिमेट्री देखने को मिला। क्लियर है? इसके अलावा कहा जाता है, एक और पॉइंट ध्यान रखना, इस हड़प्पा में ही स्वास्तिक का भी कुछ एविडेंस देखने को मिला, स्वास्तिक एक चिन्ह भी हमें यहां पर देखने को मिला, ऐसा कहा जाता है। बट एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना, स्वास्तिक का एक एविडेंस यहां पर हमें देखने को मिला। क्लियर है? यहां तक इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा इमेज भी दिखा दूं इसका, किस टाइप की मदर गॉडेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखो, आप इमेजिन कर रहे होगे बहुत कुछ ऐसा घर वर मिला होगा, तो बिल्कुल वैसा नहीं है, अभी टाइम में सब टूट फूट गया। ठीक है, अब इसको एक 3D इमेजिनेशन बोलो, या वो सोचते होंगे अपने हिसाब से, स्टूडेंट दिमाग लगाए होंगे, तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना, यहाँ पर ये जो इस प्रकार से जो आपको नजर आ रहा है, ये इस टाइप से जो नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्सेस टाइप में जो बनते हुए दिख रहे हैं, इसी को कहा गया है क्या, ग्रैनरी। ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, छोटे साइज के क्या है, ग्रैनरी, जहां पर क्या रखा जाता था, अनाज को रखा जाता था। तो ऐसी एक ग्रैनरी मिली है। ठीक, इसके अलावा अगला पॉइंट आपको मिला यहां पर, वो है मदर गॉडेस। ठीक है, तो इस टाइप का एक स्टैच्यू आप कह सकते हैं जो वहां पर हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये इस टाइप की एक मूर्ति आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या होगी, उस समय की मदर गॉडेस, जिसकी वो लोग क्या करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे या जैसा भी है। ठीक है, एक स्टैच्यू भी हमें क्या देखने को मिला, उस जगह पर देखने को मिला। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, एक तो ये मदर गॉडेस, और दूसरा क्या है, वो ग्रैंडिस के बारे में पूछेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास एक सिमेट्री के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कब्रिस्तान के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्री भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से ये वाला है। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से आपको यहां पर कब्रिस्तान भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप से दफनाया गया था। कहीं पर कुछ बर्तन नजर आ रहे होंगे, कहीं पर दो लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पर वो सिंगल अकेला सोया है ना। क्लियर है? हाँ, तो ये दो लोग हैं, मतलब ये युगल समाधान है भाई, है ना, एक लड़का और एक लड़की, यानी युगल समाधान का भी एविडेंस आपको मिला है। ठीक है, बट हड़प्पा में नहीं मिला है, आगे मैं बताऊंगा एक प्लेस वहां पर मिला है। क्लियर है? बट कब्रिस्तान के एविडेंस जो है आपको कहां पर देखने मिल रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। क्लियर है क्या? ठीक, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में पूछेगा, वो है एक कब्रिस्तान के बारे में कहां पर मिला है,
आर टाइप का, एस टाइप का, वो कहां पर? हड़प्पा में। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका बर्न बार्ले मिल रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है मदर गॉडेस के बारे में जो जानकारी मिल रही है, और इसके अलावा ग्रैंडी, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए ऑनलाइन में क्या डाउट पूछ रहे हैं भाई? सिल्वर का फर्स्ट यूज सिल्वराइजेशन किया था क्या? सिल्वर के बारे में ऐसा कोई बहुत ज्यादा एविडेंस यहां पर अभी नहीं मिला है। कुछ कुछ जगह पर कार्नेलियन, यानी कि बोलना चाहिए माणिक के बोलते हैं ना, मड़ी वड़ी बोलना चाहिए, माला वाला के लिए जो आप लोग यूज करते हैं, वैसी चीजें मिली है। एकदम सिल्वर के बारे में बहुत ज्यादा यूज के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जो भी चीजें बनती थी या तो वो कांसे की होती थी, या तो इस प्रकार के जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, है ना, ये मूर्तियां जो है सेल खड़ी कहा जाता है, यानी कि मिट्टी का एक पका हुआ रूप, है ना, उसका यूज होता था। इसके अलावा एक और टेक्निक का यूज करते थे, जब वो लोग कॉपर का या ब्रॉन्ज का कुछ बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक मूर्ति। ठीक है, ब्रॉन्ज की अगर कोई मूर्ति वो लोग बनाते थे, तो उसके लिए एक मोम से, मोम यानी वैक्स टेक्निक जिसको कहा जाता है, उस वैक्स टेक्निक का वो लोग यूज करते थे उस प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए। मिट्टी का तो आराम से आप बना लोगे हाथ से, जैसा भी करना है, बट कॉपर में या तांबे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो उसमें कैसे भी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो वहां पर एक ढांचा बनाने के लिए मोम का एक पुतला वो लोग बनाते थे, एक ढांचा बनाते थे, और उसके अंदर वो लोग क्या करते थे, गला हुआ कॉपर या ब्रॉन्ज का जो है उसको डाला करते थे, और उसके बाद मोम को हटा देते थे, और वो ढांचा तैयार हो जाता था, जिसको लॉस वैक्स टेक्निक भी कहा गया है। क्लियर है क्या? ठीक, वो आपका तांबे में यूज होता हुआ नजर आएगा। तो सिल्वर के बारे में बहुत ज्यादा आपको इसमें जानकारी नहीं है। साथ ही साथ हड़प्पा के लोगों को आयरन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोहे के बारे में भी ये लोग नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहां से। तो पहला प्लेस हुआ हमारे पास कौन सा? हड़प्पा। डन। अब सेकंड एक प्लेस की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास क्या? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अगला एक प्लेस है हमारे पास मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसका जिसका ईयर और जगह मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से रखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एकदम गारंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अगले साल खोज लिया जाएगा, मतलब 1922 में, 1922 में। ठीक है, प्लेस की मैं बात करूं, स्थान की बात करूं, ये कौन से रिवर के किनारे होगा? ये होगा सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे। क्लियर है? सिंधु नदी के किनारे, और एक डिस्ट्रिक्ट को भी याद रख लेंगे, वो है लरकाना। ठीक है, वैसे जिला आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी अभी शुरुआती एक दो के बारे में आप जिले को याद रख सकते हो। ठीक है, ये भी कहां पड़ेगा आपका? पाकिस्तान में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। डन। तो मोहनजोदाड़ो 1922 में खोजा गया, सिंधु नदी के किनारे, लरकाना जिला। ठीक है, जिसने एक्सकेवेशन किया या डिस्कवर्ड किया, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग डिस्कवर्ड बाय। तो डिस्कवर्ड करने वाले दो लोग गए थे, बताया था मैं, दयाराम, और दूसरा गया था राखल दास बनर्जी। तो इसको खोजने वाले हैं राखल दास बनर्जी। क्लियर है? राखल दास बनर्जी ने क्या किया? इसे डिस्कवर्ड किया। खोजने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ठीक है, एक है कौन? दयाराम साहनी, और दूसरे कौन? राखल दास बनर्जी। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने हड़प्पा में देखा, वैसे ही मोहनजोदाड़ो के एविडेंस को भी देख लेते कि यहां पर हमें क्या क्या एविडेंस मिले। ठीक, अब देखिए, यहां पर भी जब राखल दास बनर्जी जाते हैं, तो उनको भी एक घर नजर आता है। क्या नजर आएगा? घर नजर आएगा। और घर जो था, कहा जाता है कि वहां पर कोई पुरोहित या कोई पंडित रहता होगा। ठीक है, तो पुरोहित या कोई पंडित अगर रह रहा है, तो उसको हमने कह दिया पुरोहित आवास या प्रीस्ट हाउस बोल दिया, जहां पर पुरोहित कोई रहता था। डन। अब ये अगर कोई पंडित या पुजारी का कोई घर है, तो पंडित या पुजारी क्या करेगा? सवेरे सवेरे उठकर पूजा करेगा, और पूजा करने के लिए कहां जाएगा? मंदिर जाएगा, और मंदिर जाने से पहले क्या करेगा? नहाएगा। ठीक है, तो मंदिर जाने से पहले जो है, ये पुजारी जो है ना, पुजारी जो है क्या करेगा? स्नान करेगा। और स्नान करने के लिए एक कुंड हुआ करता था, जिसको हम ग्रेट बाथ या स्नानागार कहेंगे। क्लियर है? तो एक कुंड जैसा भी हमें वहां पर देखने को मिला।
क्लियर है? अब स्नान करने के बाद क्या करेगा बताओ? है? क्या करेगा? हाँ, कपड़ा पहनेगा। ठीक, तो अरे सही बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे। ठीक है, कपड़ा पहनेगा। तो हमें जो है इस समय पर कॉटन के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, कॉटन, और यहीं से आप कनेक्ट कर लेना कपास को। किसको कनेक्ट करोगे? कपास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस कपास को ध्यान रखना, वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट। इस कपास को यूनानियों ने क्या कहा? सिंडोन कहा। क्या कहा? सिंडोन। और इसी के कारण कई बार हड़प्पा सिविलाइजेशन को सिंडोन सिविलाइजेशन या सिंडोन सभ्यता भी कहते हैं। और याद रखना, कपास को खोजने का श्रेय जिनको दिया जाता है, क्रेडिट जिनको दिया जाता है, वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को, कि हड़प्पा के लोगों ने ही क्या किया था? कपास को डिस्कवर किया था, खोजा था। डन। तो इसको क्या बोला जाता है बताइए? कपास को सिंडोन भी कहा जाता है, इसको याद रखना, कपास को सिंडोन। क्लियर है? अब नहा धो लिया, कपड़ा पहन लिया, अब उसके बाद कहां जाएगा? मंदिर जाएगा। मंदिर में जब जाते हैं तो वहां पर क्या देखता है कि बहुत सारे जानवर हैं, यहां पे बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग जानवर बने हुए, और ऊपर जो है यहां पे 3 सर वाले एक देवता यहां पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? और जानवरों के आसपास होने के कारण इन्हीं को हमने क्या कहा? पशुपति कहा। क्या कहा? पशुपति, पशुओं का देवता। ठीक है, और अभी के प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट करें, पशुओं के देवता के रूप में पशुपतिनाथ का मंदिर कहां मिलता है आपको? नेपाल में। और वो किसका मंदिर है? महादेव का, शिव जी का मंदिर माना जाता है। तो अभी के हिसाब से हम लोग कनेक्ट तो करते हैं, बट उस समय ऐसे शिव जी या कोई गणेश जी ऐसे होते होंगे क्या? नहीं होते होंगे। बस मान्यता के रूप में आप आज के टाइम में मान लेते हैं कि वो शिव जी थे। ठीक, तो कहा जाता है कि 3 सर वाले एक देवता के बारे में जानकारी मिलती है उस मंदिर में, जहां पर बहुत सारे जानवर हुआ करते थे और एक देवता नजर आते हैं। तो पशुओं का देवता क्या हो गए? पशुपति। क्लियर है? अब जब ये मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में एक प्रांगण भी होता है, एक असेंबली भी होता है। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? एक असेंबली या सभागार भी मिलेगा। और सभागार अगर मिल रहा है तो सभा को आप थोड़ा सा कनेक्ट करो इंद्र की सभा से। इंद्र की सभा में हमेशा हम लोग जब बचपन में, है ना, श्री कृष्णा या कुछ भी ऐसा कोई महादेव वाला सीरियल कोई देखते थे, और जब भी इंद्र का नाम आता था तुरंत इंद्र एक राज सिंहासन में बैठा हुआ और सामने अप्सराएं नृत्य करती रहती थी, यही दिखाता था। कभी भी दिखाया इंद्र को तो वैसे ही दिखाया, या तो राक्षस लोग उसके पीछे पड़े रहते थे और इधर उधर भागते रहता था। दो ही काम था उसका, है ना, सीरियल में दो ही काम था, या तो इधर उधर वो ब्रह्मा जी के पास जाएगा, फिर शिव जी के पास जाता था, फिर विष्णु जी के पास, 3 जगह राउंड मारता था, एक जगह सॉल्यूशन मिल जाता था उसको, बस। ठीक, तो यहां पर जब जब गया तो यहां पर, यानी अप्सराओं की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको एक नृत्यांगना या एक डांसिंग गर्ल के बारे में जानकारी मिलेगी। क्लियर है? तो अगला पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर एक डांसिंग गर्ल के बारे में एक आपको क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। ठीक, अभी सारे पॉइंट को थोड़ा सा कनेक्ट करके समझते हैं कि एविडेंस में हम कैसे बताएंगे। ठीक, पहला पॉइंट आपको मिला क्या? एक पुरोहित आवास, है ना, जहां पर कोई पुरोहित रहता था, प्रीस्ट हाउस हमें मिला। अगला पॉइंट, एक ग्रेट बात मिला, एक बड़ा स्नानागार, एक बड़ा एक कुंड हमें देखने को मिला। ठीक है, जहां पर उस समय के लोग क्या करते रहेंगे? नहाते धोते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉटन के बारे में जानकारी इसी मोहनजोदाड़ो में मिला। ठीक है, कपास के बारे में, जिसको सिंडोन भी कहा गया। क्लियर? इसके अलावा एक पशुपतिनाथ की योगासन में, योग की एक मुद्रा में, है ना, मूर्ति नहीं मिला, याद रखना, ये मिला है आपको मुहर। क्या मिला है? मुहर। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, क्या मिला आपको? एक मुहर देखने मिला, एक सील आपको देखने को मिला। क्लियर? इसके अलावा मैंने बताया आपको एक असेंबली या सभागार भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? असेंबली या सभागार भी आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट एक पॉइंट है डांसिंग गर्ल, यानी नृत्य करती हुई एक लड़की की स्टैच्यू या एक प्रतिमा या एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? डांसिंग गर्ल की क्या मिलेगी आपको? मूर्ति। और ये मूर्ति किसकी बनी हुई थी? ब्रॉन्ज की। तो आप पूरा एक लाइन बोलेंगे, ब्रॉन्ज या कांस की बनी हुई एक मूर्ति हमें इस जगह पर मोहनजोदाड़ो में मिलती है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डांसिंग गर्ल और ये ग्रेट बात, ये ग्रेट बात वाला क्वेश्चन और ये डांसिंग गर्ल से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न आया है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, इतना पॉइंट समझ में आया। इसके अलावा एक पॉइंट और हम ऐड कर लेंगे, वो है हमारे पास लार्ज साइज के, वृहत आकार के लार्ज साइज के क्या? ग्रैनरी। ठीक है,
बड़े साइज के जो ग्रैनरीज है या अन्नागार जो है हमें कहां पर मिलेंगे बताइए? बड़े साइज के अन्नागार कहां मिलेंगे? मोहनजोदाड़ो में। आया समझ में भाई इतना? ठीक है, दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए भाई, है ना? ठीक, चलिए अब इसके इमेजेस देख लेते हैं थोड़ा, फिर इसके बारे में एक बार रिकॉल करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डांसिंग गर्ल। ठीक है, यह है कांस की बनी हुई डांसिंग गर्ल की प्रतिमा जो उस समय पर हमें देखने को मिली। ठीक है, तो इस प्रकार की एक स्टैच्यू, एक प्रतिमा आपको नजर आए। क्लियर है? नेक्स्ट है इसके बाद आपके पास पशुपतिनाथ। ठीक है, ये देखो, अब एकदम इमेजिन आप बहुत कुछ कर रहे होगे बट वैसा कुछ नहीं निकलेगा, है ना? सब टूटा फूटा आपका उस समय का जो एविडेंस है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जानवर कौन सा है और इसमें पशुपति कौन से। ठीक है, यहां पर ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, यहां पर ऐसा करके एक मुख बना हुआ है, एक शरीर यहां पर है, एक मुंह इधर है और एक मुंह यहां पर बीच में है। क्लियर है? तीन मुंह में। और ये है जो इस प्रकार से योगासन की एक मुद्रा है, ये पूरा ऐसा कंप्लीट होता है ना? टूटा हुआ मिला था तो पूरा एक कंप्लीट होगा तो एक योगासन की मुद्रा जो है यहां पर मिलेगी। नीचे जो है बहुत सारे अलग अलग जानवर जो है, आप थोड़ा जूम करके घर में देख लेना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, एक गेंडा है, कहीं पर कुछ कुछ बना हुआ है, एक सिंग वाला ऐसा कुछ ये बना हुआ है, यहाँ एलिफेंट या कोई ये टाइगर या शेर टाइप का आपको दिखेगा। ऐसे अलग अलग जानवरों की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। क्लियर है? और किस पर बनी हुई है भैया? मुहर पर। क्लियर है? सील्स पर ये बनी हुई है, मुहर पर ये बनी हुई है। क्लियर है? एक डांसिंग गर्ल की प्रतिमा और दूसरा क्या मिला आपको? पशुपतिनाथ का सील्स। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, वो है आपके पास ग्रेट बाथ। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस हमें मिला, ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या? ग्रेट बाथ। ये रहा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सक रहे हैं कि एक बावड़ी की तरह आपको नजर आएगा, राजस्थान में वैसे देखने को मिलता है इस प्रकार का। ये यहां से उतरने का दिया, यहां से उतरने का दिया हुआ है। तो यहां पर पहले के समय में पानी भरा रहता होगा, पानी वानी भरा रहता होगा, यहाँ लोग नहाने धोने का काम करते रहे होंगे। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से तीन इंपॉर्टेंट प्लेस अगर मैं कहूं जिसको एग्जाम में बार बार पूछा गया, ये पशुपतिनाथ का एक सील्स है और ये डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और एक आपको मिलेगा क्या यहाँ पर? ठीक है, ग्रेट बाथ मिलेगा। क्लियर है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेस को आपको ध्यान में रखना है। डन? चलो भाई, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक। किसी कहीं पर डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। प्लेस को भी ध्यान में रखिए, और जो जो जिससे बना हुआ है, मुहर पर है, किससे बने हुए हैं, ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार सारी चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अलग अलग नाम। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पहला नाम आपको क्या मिलेगा बताओ? हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलेगा। एक अगला नाम आपको क्या मिलेगा? ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सभ्यता। किस वर्ष में इसे खोजा गया? 1921 में। पहली बार मैसेज देने वाला पर्सन कौन है? चार्ल्स मैसन। जिसने क्या दिया? मैसेज दिया। बताया था ना, मैसन से मैसेज याद रखना। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहला मैसेज दिया, बट एक्चुअल में खुदाई करवाने का काम किसने किया सबसे पहले? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल के अंडर में कौन कौन दो लोग गए थे? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13 लाख को याद रखना, वो डेटा याद करने जाओगे फिर गड़बड़ कर दोगे। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, जिसमें अगर मैं जाऊं सबसे वेस्ट साइड में कौन सा है? सूतका गैंडोर रिवर। कौन सा है? दास। ऊपर मांडा रिवर, चिनाब। इस तरफ आलमगीरपुर रिवर, हिंडन। नीचे दैमाबाद रिवर, प्रवरा रिवर।
क्लियर है क्या? इसके अलावा रोपड़ कहां पर पड़ेगा बताओ? पंजाब में पड़ेगा। क्लियर है? बनवाली कहां पर पड़ेगा? ठीक है। सुर कोतड़ा कहां पड़ेगा? सूत का गैंडोर कहां पड़ेगा? सुर कोतड़ा गुजरात में, सूत का गैंडोर पाकिस्तान में। दोनों एक टाइप का नाम है, कंफ्यूज मत होना। सुर कोतड़ा गुजरात में, गैंडोर कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। क्लियर है क्या? इसके अलावा चनू दड़ो कहां पर पड़ेगा? पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में। क्लियर है क्या? ठीक। तो इतने सारे प्लेस के जगह आपको याद होने चाहिए। ठीक है। चलो कोई एक मेरे को बता दो हड़प्पा के बारे में, पूरा बता देगा जो जैसे अपन पढ़े हैं। बताइए। नहीं नहीं, बढ़िया और बढ़िया। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। एच टाइप। हाँ ठीक। रिवर कौन सा था? हाँ रावी। ठीक है। गलती मत करना, क्योंकि सिंधु घाटी का, सिंधु का नदी का नाम सुनकर हम लोग पहला टिक इसी को लगाते थे कि सिंधु के किनारे ही हड़प्पा होगा। इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेगा। और कोई बताएगा? हाँ भाई, कोई नए चेहरों में बताओ, कोई आपको याद हुआ है? हाँ बताइए। हम्म। 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 हाँ। R37 एच टाइप। मदर गॉडेस है ना, इसको करेक्ट कर, मदर गॉडेस में। ठीक है। रावी रिवर के किनारे हड़प्पा मिला। डन। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो कौन बताएगा? नहीं नहीं, रुक जाओ, कोई दूसरा बताओ। आप बताओ। हाँ मोहनजोदाड़ो। बैठे हो, बैठे हो आराम से। हाँ। ठीक है। नहीं, आराम से पहले उसको हड़बड़ाओ मत, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे आओ, आराम से एकदम, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं। मोहनजोदाड़ो ईयर बोलो पहले। खोजा किसने? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। कौन से प्लेस में मिला? हाँ। रिवर बता दो पहले, कौन सा रिवर है वो? सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। बस इतना याद रखना, डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करोगे चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या क्या एविडेंस मिल रहा है उसको बताओ। एकदम लाइन से बताओ ना, जैसे मैं बता रहा था वैसे ही बताओ। एकदम आखिरी में चले गए, खत्म ही कर दिया। शुरुआत में इसलिए बोल रहा हूं, देखो पहली बार जो मैं बता रहा हूं समझना ध्यान से। सीक्वेंस बताने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर पहले से 2-3 बार पढ़ लियो तो दिक्कत नहीं है, पर अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना तो ये सीक्वेंस को ऐसे ध्यान में रखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। और बिना सीक्वेंस के चलोगे ना तो कभी वो डांसिंग गर्ल याद रहेगा, कभी ग्रेट बात बोलोगे, कभी ग्रैंडी बोलोगे, और उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एकदम जैसे सीक्वेंस है उसको एक बार लेकर चलो, भले घर में जाने के बाद फिर आप कैसे भी करो उसको, कैसे भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पहले बताओ क्या मिला? प्रीस्ट हाउस मिला। ठीक है। पुरोहित आवास मिला। उसके बाद क्या बताया था मैंने? हाँ, तो उसी चीज को सुनना है भाई। पिक्चर देखने जाते ही नहीं भाई, पिक्चर शुरू होता है, स्टोरी कैसे चल रही होती है, तो वो स्टोरी फ्रेम करके चलना है, तभी याद रहेगा। और विदाउट स्टोरी में चलोगे, कुछ भी इधर उधर पकड़ के चलोगे, तो वो ऐसा है कि कचरे टाइप का हो जाएगा एविडेंस, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पर बोला जाए तो आपका बोलना हड़प्पा सिविलाइजेशन में पूरा का पूरा एविडेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ना कोई राजा है, ना तो कोई रानी है, ना तो कोई युद्ध होने वाला है, ना कोई लड़ाई होने वाली है, तो कोई कहानी भी मैं यहाँ पर ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। क्लियर है? इसीलिए एविडेंस को थोड़ा सा एक कनेक्ट करके बताया हूं, तो वैसा आप लोग दिमाग में बैठा लो, है ना। वरना क्या है, ये पहला वाला चैप्टर ही आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। और ऐसे अगर पढ़ लोगे ना तो कभी दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया वहां पे लेबर हाउस, और लेबर हाउस आया तो जैसे आपको आया मजदूर का नाम याद आया तो मजदूर पूजा कर रहा था माता जी का करके, वहां पे माता जी को याद कर ली, मदर गॉडेस। आग लग गया तो मजदूर मर गया तो कब्रिस्तान मिल गया। 2-3 पॉइंट तो याद कर लो कम से कम। ठीक है। 2-3 पॉइंट याद रहेगा, वो एग्जैक्ट एकदम वैसा वैसा फंस जाता है।
आपको बहुत ज्यादा खुदाई करके और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है ना। बुक में और भी सारी चीजें मिलती, बट उतना ज्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई उस जगह पर आज भी खुदाई हो रही है, नई नई चीजें मिल रही है, बट उतना ज्यादा आपको हिस्ट्री में और ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मोहनजोदाड़ो में आए, तो मोहनजोदाड़ो मैंने बताया पहला क्या मिल गया आपको, प्रेस्ट हाउस मिल गया। प्रेस्ट है तो पूजा करने जाएगा, तो मैं बताया पूजा करने के पहले नहा लेगा। ग्रेड बात मिल गया, ग्रेड बात मैंने कॉटन बताया, कपड़ा पहनेगा तो वो कपास हो गया। कपास के बाद कहाँ चला जाएगा, पूजा करने, तो किसका पूजा करेगा, पशुपति का, जो सील्स में बना हुआ है। उसके सामने में क्या था, एक असेंबली था, सभागार था। सभागार में क्या मिल गया, एक डांसिंग घर मिल गया। इसके अलावा अलग से आपको ग्रैंडी को बस कनेक्ट करना, क्योंकि बड़े साइज का, लार्ज साइज का जो मिला है ग्रैंडी, वो कहां मिला है आपको, मोहनजोदाड़ो में मिला है। चलो अब कौन बताएगा, आप बताओ। नहीं रुक गया, आप बताओ। हाँ, मोहनजोदाड़ो कोई पूरा। ठीक है। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। हम्म 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 बस हो गया, और कुछ बचा है, पशुपति सील्स। सील्स मिला है, असेंबली मिला है, डन। इतना आपको याद रखना है बस, है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बता रहा हूं उतने को तो कम से कम आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा कहीं पर एक आध तो और कहीं एग्जाम में कुछ नया मिल गया ना, तो उसको बस आपको क्या करना है, उसमें एड ऑन करते चलना है, तो आपका नोट्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है। चलो इधर ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, आप लोग भी आंसर कर रहे हैं क्या, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दानेश्वर, तानिया, चलिए ठीक है, आप लोग का भी आंसर करेक्ट है। ऑफलाइन वाले एक आध दिन ऑनलाइन आके, सॉरी, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन आके एक आध दिन सामने आंसर दे देना, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि भाई आप लोग का भी एक टेस्ट हो जाएगा। चलिए कल एक टॉपिक देख रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। देखिए कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि प्री हिस्ट्री का जो एज है, प्री हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं पत्थरों के युग की, तो उसी समय पर एक और व्यक्ति था, एक पर्सन था, जिसने क्या किया था, जो पूरा इतिहास है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था मेटल के बेस पर। जैसे पहले स्टोन एज चालू हुआ, उसके बाद ब्रॉन्ज एज चालू हुआ, और इसके बाद जो वैदिक एज में जब हम आयरन की खोज करते हैं, तो उसको पूरा का पूरा नाम क्या दिया गया, आयरन एज। तो इस प्रकार का डिवीजन या पार्टीशन किसने किया था, ये पहला एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। कि पाषाण, कांस्य या लौह युग, जिसमें आपके पास स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज में ऐसा डिवाइड करने का काम किसने किया था, और वो भी कोपनहेगन के संग्रहालय में, म्यूजियम में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये काम करने वाले थे, किसी को पता है, थॉमसन ने, ठीक है। याद रखना थॉमसन ने क्या किया था, कोपनहेगन के एक म्यूजियम में ये सारी चीजों को डिवाइड करके रखा है, कि पहला जो पार्ट होगा वो स्टोन एरा होगा, सेकंड पार्ट जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं वो आपका ब्रॉन्ज एज है, और थर्ड पार्ट जब आयरन की खोज हो जाएगी, और प्रेजेंट टाइम को यानी इस एज को भी क्या बोलेंगे, आयरन एज के अंतर्गत लेंगे। डन। तो ये करने वाला कौन था, थॉमसन। कोपनहेगन किसका कैपिटल है, किस कंट्री का कैपिटल है, ऑनलाइन वाले बताओ भाई। कोपनहेगन जो है किसी कंट्री का कैपिटल है, वो संग्रहालय का नाम नहीं है, ठीक है, या म्यूजियम का नाम नहीं है। कोपनहेगन किसी कंट्री का कैपिटल है, कोई बता सकता है तो बताइए, ठीक है। कोई ऑनलाइन में बता सकता है भाई, कोपनहेगन किस कंट्री का कैपिटल है, ठीक है। याद रखना डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क का कैपिटल। चलिए अगला बताइए, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण या हु डिस्कवर्ड आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट इन इंडिया, किसने खोजा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो था वो था क्या, हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, क्या था, दोनों था, ठीक है, दोनों था, वो जियोलॉजिस्ट भी था और आर्कियोलॉजिस्ट भी था। तो ऑप्शन में आपका जब रहेगा ए एंड बी, तो आपको लेना होगा ए एंड बी, ये जियोलॉजी भी था और आर्कियोलॉजी भी था, ठीक है। हाँ, हम्म, अच्छा दोनों आ गया,
दोनों आ गया तो चांसेस आपके ये हैं कि जियोलॉजिस्ट को आप लोगे। ठीक है, पुरातत्व के बारे में उसको जानकारी बाद में थी, बट वो भूगर्भ शास्त्री ज्यादा था। इसी कारण से अगर मान लो जमीन से कोई भी खुदाई होने के बाद चीजें मिलती थी, उसको जल्दी वो परख पाता था। ठीक है, उसकी जानकारी वो ज्यादा ले पाता था, उसके बाद वो पुरातत्वविद था। डन। बट ऑप्शन में आपका यहां पर ए एंड बी देगा। या तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दावापत्ती दो टाइप के लोग लगा देंगे, बोलेगा इस बुक में आर्कोलॉजिस्ट दिया है, उस बुक में जियोलॉजिस्ट, और दावापत्ती में क्वेश्चन क्या हो जाएगा बस। ठीक है, पीएससी का फेवरेट है ये, है नहीं। भारतीय पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। जॉन मार्शल मैं बताया कि 1921 में वो डायरेक्टर जनरल रहेगा। ठीक है, 1921 का, बट उसके पहले जब हम देखेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आएगा। ठीक, चलिए अगला है आपके पास, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस कहां पर मिले हैं? कहां मिले हैं? बागौर। एक और प्लेस बताओ कौन सा है वहां पर मिला है? आदमगढ़। ठीक है, बागौर और आदमगढ़, इस प्लेस का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, बागौर और आदमगढ़। बागौर कहां पड़ेगा बताओ तो? राजस्थान। आदमगढ़? आदमगढ़, हाँ आदमगढ़ एमपी भाई, है ना, यूपी बोले क्या, एमपी बोले ना। ठीक, चलिए अगला, पहली बार भीमबेटका गुफा को किसने देखा और वहां पर जो आपके पास पेंटिंग्स है उसके बारे में उन्होंने बताया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वीएस वाकनकर। वीएस वाकनकर ने पहली बार जो है शैल चित्रों के बारे में बताया, जो भीमबेटका में हमें देखने को मिलेंगे। भीमबेटका कहां पड़ेगा? एमपी में। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का एविडेंस कहां पर मिला है? ठीक है, बुर्ज होम में। और बुर्ज होम कहां पर है? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में है बुर्ज होम। और एक गुफ्रकाल में क्या बताया था मैं? हाँ, ठीक है, जहां पर इंसान जो है गड्ढे खोद के रहने के कुछ ऐसे एविडेंस मिले, वो कहां मिला है आपको? गुफ्र काल में। तो याद रखना है, ये गुफ्र काल और ये बुर्ज होम दोनों का दोनों कहां मिलेगा आपको? कश्मीर में देखने को मिलेगा। और किस एरा से रिलेटेड है पूछेगा तो किस टाइम से रिलेटेड है? नियोलिथिक से। इसको भी ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल से रिलेटेड है, नवपाषाण काल से नियोलिथिक से। डन। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा 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 रिवीजन करते चलेंगे। कल भी कुछ क्वेश्चंस लेते आऊंगा मैं, ताकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करते चले, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे हो बट वो आपको यहां पर एग्जाम में ना देखने को मिले, और एग्जाम में कुछ आए हुए हो जिसको हम ना पढ़ पाए, उसको इस एमसीक्यू के माध्यम से क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर करते हुए हम लोग चले। ठीक है, तो जितना भी हुआ है उतने को आप रीड करो। रीड करने का, पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कैसे पढ़ना है। एक एक दो दो पन्ने का नोट्स बनते जा रहा है, उसको आप लोग देखते चलो और एक एक बार करते चलो। ठीक है, बर्डन मत बढ़ा लेना, वरना इतिहास जो है ना, जैसे ही आप लोग एक एंशियंट, पूरा एंशियंट एज को खत्म करोगे और मेडाइवल में जैसी जाओगे तो पीछे पूरा ब्लैंक होने के पूरे चांसेस है, पूरा का पूरा एंशियंट साफ हो जाएगा। और जब मेडाइवल पार करके मॉडर्न में जब अंग्रेजों के टाइम में आओगे तो ये हड़प्पा का दयाराम साहनी तक का नाम याद नहीं रहेगा आप, मैं बता रहा हूं। क्लियर है? इसीलिए क्या है, अभी जो है रिवीजन का एक तरीका होता है कि अभी आज आपने पढ़ा, कल क्लास में आने से पहले एक बार रीड कर लिए, अगले हफ्ते, एक हफ्ते के गैप के बाद फिर रिवीजन करना, फिर उसके बाद एक महीने के गैप के बाद उसी चीज को फिर पढ़ना। आपको बोल रहा हूँ मैं डेली पढ़ लूंगी सर, डेली पढ़ लूंगा, ऐसा बोल रहे होगे, बट जैसे सब्जेक्ट बढ़ेगा तो बर्डन बढ़ेगा ना भाई, आपके पास टास्क भी आते जाएंगे तो आप लोग उस सारी चीजों को भूल जाओगे। तो एक महीने के बाद आप टारगेट रख लेना कि इस दिन रिवीजन करना, उसके बाद 2 महीने के बाद रिवीजन करना, उसके बाद 3 महीने के बाद। ऐसा अगर आप प्रोसेस में कर लोगे तो आप कभी कोई भी चीज नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये तरीके से आप लोग सारी चीजों को याद करना चालू कर दो। डन। अभी ईयर वियर जो है, जितने लिमिटेड ईयर में बताऊंगा, पूरे हिस्ट्री में बताऊं दूंगा कि कौन कौन से ईयर आपको याद रखने हैं। जबरन के वर्षों का आंकड़ा आप लोग इकट्ठा मत करना कि ये वाला ईयर भी याद कर रहे हैं, वो वाला ईयर भी याद कर रहे हैं, वो आपके उतना काम नहीं आएगा। ठीक है, डन। तो अभी आज और कल की क्लास में पूरे फैक्चुअल डेटा को हम लोग देखेंगे, उसके बाद थर्ड क्लास में हम लोग मेंस के हिसाब से जो इसके क्वेश्चन तैयार होंगे उसको हम लोग देखना चालू करेंगे। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएंगे, यहां पर किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे भाई। ठीक है, हाँ भाई, इधर भी आंसर जिन्होंने दिया है करेक्ट है भाई। ठीक, चलो
तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं, मिलेंगे कल। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। हाँ, किसी कोई डाउट है और? छत्तीसगढ़ की क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास, जिनकी पहली क्लास उनको बता दूं, सेकंड क्लास छत्तीसगढ़ की रहेगी। ठीक है।